निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, नया सवेरा के एक और अंक को लेकर हम हाजिर हैं। ये हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो है जिसमें हम देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं अगले 1 घंटे, जिसमें आज जिस खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है भारत और जर्मनी के बीच 7वें अंतर सरकारी परामर्श बैठक होने वाली है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज सह अध्यक्षता करेंगे। साथ ही उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी आए। कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इसके साथ साथ आपको खबरें देंगे हम चक्रवाती दाना से भी जुड़ी हुई। जी हां, उड़ीसा के तट से टकरा चुका है चक्रवाती दाना और किन किन राज्यों पर यह असर कर रहा है और कब तक ये गंभीर श्रेणी में रहेगा, ये सब अपडेट आप तक साझा करेंगे। संवाददाताओं से भी लेंगे तमाम अपडेट। इसके अलावा खबरें खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से भी होंगी। और अगले 1 घंटे मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। शुक्रिया भावना। तो जिस तरह से भावना ने बताया कि जर्मनी और भारत के जो रिश्ते हैं वो उष्णता का कौन सा स्तर आज छुएंगे, इस पर रहेगी हमारी नज़र। साथ ही साथ झारखंड का जो पहले चरण का चुनाव है उसकी नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी दिन है। तो लगातार जो दिग्गज है वो अपनी ताकत को, जो चुनावी ताकत है वो दिखाते हुए नजर आए जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा। और आज भी कई दिग्गज है जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स भी हम आपसे करेंगे साझा, लेकिन सीधे अभी रुक करते हैं सुर्खियों का। ओडिशा तट से टकराया चक्रवाती तूफान दाना। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफान से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होने हैं हस्ताक्षर। झारखंड में पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सहित कई दिग्गज भरेंगे पर्चा। भारत वापस बुलाए गए भारतीय राजनयिक संजय वर्मा ने खोली कनाडा की पोल। दोहरे मानक और खलिस्तीनियों को पनाह देने का लगाया आरोप। खेल की खबरों में पुणे टेस्ट के दूसरे दिन भारत 1 विकेट पर 16 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगा शुरू। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए थे 259 रन। और आइए बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दाना से जुड़ी हुई, जो देर रात ओडिशा के तट से टकराया। लैंडफॉल के दौरान उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। कल रात से लेकर आज सुबह तक लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी रही। और इन तमाम तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि दाना तूफान का जो लैंडफॉल है वो हो चुका है। वहाँ उड़ीसा में तेज बारिश हो रही है, वहीं धमारा में तेज हवाएं और बारिश चल रही है। वहीं केंद्रपाड़ा में भी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल रात आपको बता दें कि उड़ीसा तट से टकरा चुका है तूफान दाना और इसका असर देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। और आपको बता दें कि उड़ीसा में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो बंद कर दिया गया है और उड़ानें जो है वहां सभी रद्द कर दी गई हैं। तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं केंद्रपाड़ा में भारी बारिश की वजह से जल जमाव है, एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द हैं। बंगाल के तूफान का असर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जो तेज़ बारिश की तस्वीरें हैं वो बता रही है कि किस तरह से तूफान आया होगा। और टीन शेड के परकच्चे आप देख सकते हैं उड़ते हुए नजर आए। भद्रक की जो कामरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ तेज़ हवाएं थीं और कई ट्रेनें 750 से ज़्यादा ट्रेनें और 400 से ज़्यादा उड़ानों को रद्द किया गया ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। और बंगाल में चक्रवात की आशंका वाले जो तमाम क्षेत्र हैं वहाँ चलने वाली या फिर अथवा वहाँ से गुजरने वाली जो 550 और ओडिशा में 203 ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला। बात अगर हम दीघा की करें तो चक्रवात दाना के आगमन से
उच्च ज्वार के साथ मौसम में बदलाव देखा गया। कोलकाता एयरपोर्ट और भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आज तक के लिए विमान सेवा को बंद कर दिया गया है। कल 40 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। वहीं एहतियात के तौर पर ओडिशा के 14 जिलों के 10 लाख लोगों को भी शिफ्ट कर दिया गया है। जितना भी था वो शेल्टर हाउस में उनको, जो हमारे मेनली अमरनगर का जो जितना ही फिशरमैन है उनको अमरनगर शेल्टर हाउस को शिफ्ट किया गया था। टोटल भद्रक का 911 बोट था, जो 10 एफएलसी में था वो सब मनतई नदी जितनी 10 एफएलसी में सबकी जगह सेपरेटली बर्थ किया गया था उसको। अभी तक साइक्लोन का फेज भी चल रहा है, तो जो भी सबका बोट सेपरेटली बर्थ किया गया था, तो पोस्ट साइक्लोन के बाद जब जांच किया जाएगा तो पता चलेगा। उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से उसका कार्य करेंगे। वहीं चक्रवाती तूफान दाना के बारे में आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने बताया है कि तूफान की वजह से हवा की गति करीब 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि दोपहर तक तूफान की तीव्रता भीषण चक्रवाती तूफान से कमजोर पड़कर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई गई है। Storm and wind speed is about 100 to 110 km per hour, gusting to 120 km per hour. Landfall process continues, and the rear sector of the cyclone is entering into the land, and the landfall process would continue for next 1 to 2 hours. It is likely to move nearly west-northwestward across North Odisha and weaken gradually into a cyclonic storm by forenoon of 25th October. वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी दाना तूफान से टकराने के बाद से लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के, वो लगातार पैनी नज़र बनाए हुए कि किस तरह से तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं इस स्थिति से निपटने के लिए वो मिशन मोड में युद्ध स्तर पर हो रहे हैं, ताकि जो आम जन है उसे किसी परेशानी से गुजरना ना पड़े। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से 2 बार फोन पर बातचीत की थी। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो है इस समय पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने 2 बार फोन पर बात की है और चक्रवात के मद्देनजर राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के पुनर्वास और हिफाजत के लिए एनडीआरएफ और ओडिशा आपदा मोचन बल जैसे बल की तैनाती के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने तूफान से हुई तबाही से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और ओडिशा के साथ साथ चक्रवाती तूफान दाना का असर पश्चिम बंगाल पर भी दिख रहा है और आपको बता दें कि यहाँ की सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अधिकारियों के साथ हावड़ा में राज्य सरकार के कंट्रोल रूम में मौजूद रही। दाना तूफान का असर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर दीघा के बीच साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ओडिशा में चक्रवात दाना का प्रकोप जारी है। चक्रवात से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने अब तक 5,84,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसी क्रम में राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ये भी जानकारी दी कि चक्रवात दाना के कारण स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित की गई 4,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं में से 1,600 बच्चों को जन्म दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि आश्रितों को सुरक्षित स्थानों पर भोजन पानी के साथ अन्य राहत सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आपको बता दें कि चक्रवात तूफान दाना इस समय दस्तक दे चुका है और साथ ही साथ उसका उड़ीसा के तट पर जो लैंडफॉल है वो हो चुका है। साथ ही साथ इसका असर पश्चिम बंगाल और झारखंड पर भी देखा जा रहा है। वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पारादीप से उर्मिलेश हैं, वहीं कोलकाता से अभिषेक गांगुली हैं। उर्मिलेश, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे कि
चक्रवाती दाना का दस्तक हो चुका है। फिलहाल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और क्या उसके कम होने की आशंका कब तक जताई जा रही है, क्योंकि भीषण से अब इसको चक्रवाती तूफान दाना में तब्दील होने में 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा, ये कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से आपने भी दर्शकों को बताया, तो हमें मौसम विभाग और यहाँ का जो आपदा प्रबंधन जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसकी तरफ से जानकारी मिली है। उस जानकारी में के हिसाब से ये जो समुद्र तट से दाना टकरा गया है, लिहाजा अब ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा और दोपहर के बाद जो है स्थिति जो है सामान्य होती हुई नजर आएगी। हालांकि कई जगहों पर जो है आपदा प्रबंधन का जो कंट्रोल रूम है उसने जो जानकारी दी है, उसने कहा कि कई जगहों पर जल जमाव तो हुआ है, लेकिन फिलहाल ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार के कोई जान का खतरा नहीं हुआ है। ये जरूर है कि तेज हवाओं के चलते हुए कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, जिनको की जो एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की जो टीम है वो टीमें जो है सड़क जो बाधित हुई है उन को खुलवाने का काम की है। कुछ जगहों पर बिजली के जो पोल थे उन पोलों को जो है गिरने की खबर आई थी, उनको भी जो है मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि ये चक्रवाती तूफान दाना था, अब ये जो है कमजोर पड़ने की स्थिति में है और धीरे धीरे जो है स्थितियाँ दोपहर तक सामान्य होंगी। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब जो है जितने भी लोग राहत शिविरों में थे उनको जो है दोपहर बाद जो है, क्योंकि अभी तक यहाँ बारिश होने की आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है, तो लिहाजा अगर ये मौसम विभाग के अनुसार माने तो बारिश के बाद जो लोग राहत शिविरों में है उसके बाद शाम तक मौसम जैसे ही साफ हो जाएगा, उसके बाद राहत शिविरों के जो लोग हैं जो अति संवेदनशील जगहों पे नहीं थे, थोड़ा कम संवेदनशील जगहों पे थे, वो वापस अपने घरों के जाने की स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं अति संवेदनशील वाले वो फिलहाल जो है राहत शिविरों में रहने की बात की है। वहीं जो है एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है कि जहाँ ये दाना का एक बड़ा जो है रौद्र रूप की बात सुनाई दे रही थी, वो धीरे धीरे जो है इतना आक्रामक नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस बीच 4400 जो गर्भवती महिलाएं थे उन्होंने जो है 1600 जो बच्चे थे नवजात शिशु उनको जन्म दिया है। इस खबर की पुष्टि जो है जो राज्य का जो डीपीआर है उन्होंने जो है जो राज्य सूचना विभाग होता है उसने इस खबर को जो है बताया है। जी और मिलेश, तमाम जो है चक्रवाती तूफान के बीच में जो है ये भी एक बड़ी खुशखबरी मिली है। तो ऐसे व्यवस्थित समय में भी किलकारी मारता हुआ जीवन अपने आने का संदेश देता हुआ आपके पास वापस आएंगे। कोलकाता से हमारे साथ अभिषेक गांगुली भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी चुनौती अगर इस तरह का चक्रवाती तूफान कहीं भी किसी राज्य में आता है तो पुनर्वास और जो विस्थापित हैं उन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए होती है। किस तरह से जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो इसको लेकर काम कर रही है? देखिए, जिस तरह से आपको पहले मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सारी रात कंट्रोल रूम में बैठी रही खुद और पूरी ये जो चक्रवात की जो पूरी घटना है इसकी निगरानी की है और जगह जगह से जहां से भी कोई भी विपद का संभावना हुआ है वहां पे तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोला है और कार्रवाई की भी गई है। और एक बात बता दूं कि यहाँ पे अभी जो खास करके चक्रवात दाना जो है अभी लैंडफॉल कर गए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे अभी काफी तेज बारिश हो रही है और बारिश का जो अभी ये प्रॉब्लम है, जो लो लैंड में जो लोग रहते थे तो उनको वहां से हटा के शेल्टर जो है शेल्टर हाउस में लाया गया है और खास करके उनको खाना, उनको पानी, उनको ये सब सुविधा मुहैया गया है। और दूसरा चीज एक बता दूं कि यहाँ पे काफी सारे मिट्टी के बांध बना हुआ है, वो काफी खतरे का बात है, तो वो बांध का भी निगरानी टाइम टू टाइम किया जा रहा है ताकि वो बांध ना टूटे। अगर टूटे भी तो उसको तुरंत बनाया जाए। जैसे सागर और ये सब इलाका है तो सागर का इलाका में ये मिट्टी का बांध ज्यादा दिखा जाता है। और दूसरी तरफ कल रात से ही दीघा में जो पर्यटक है वो पर्यटक को वो कोस्टल एरिया से हटाने की काम भी जारी है। और इस तरह से जो पश्चिम बंगाल सरकार है चारों तरफ से जो ये खतरा है, ये खतरा को जीरो कैजुअलिटी में तब्दील करने में एकदम जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी काफी बारिश हो रही है, तो बारिश के वजह से यहाँ पे वाटर लॉगिंग का भी एक प्रॉब्लम हो सकता है और काफी सारा दुर्बल शाखाएं जो है वो भी गिरा हुआ है, उसको हटाने की काम भी केएमसी कोलकाता में कर रही है।
जी अभिषेक, उर्मिलेश में हमारे से जुड़े हैं। उर्मिलेश, अगर ट्रेन और हवाई सेवाओं की बात करें तो कब तक उनकी बहाली होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 24 घंटे के लिए बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, तो वो दोनों सरकारों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और विस्तृत जानकारी भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से भावना, क्योंकि जिस तरीके से जो है कल इस चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के तमाम जो एजेंसियां थी अलर्ट पे थी और मौसम विभाग जिस तरीके से कह रहा था टकराने की, तो उस समय आशंका थी कि 120 के आसपास इसकी रफ्तार जो होगी उसमें जो है कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि किसी बड़े जान माल के नुकसान हो, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। और इसी से मद्देनजर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है दोनों सरकारों से बात की है, दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री से बात की है और उड़ीसा के खासकर मुख्यमंत्री से बात करते हुए उन्होंने जो है हर संभव मदद की बात की थी। अगर बात यहाँ पर हवाई और रेल सेवा की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से ही मौसम विभाग स्थितियाँ सामान्य बताएगा तो निश्चित तौर से उसके बाद जो है ये जब ये कहेगा कि सामान्य जनजीवन होने की स्थिति में है, उसके बाद हवाई सेवाएं भी और रेल सेवाएं भी जो है सुचारू हो जाएंगी। फिलहाल जो है केंद्रपाड़ा जो जगह है और धामरा जो जगह है वहाँ से कुछ जगहों पर जल जमाव की जरूर खबरें आ रही है, लेकिन इस पूरे चक्रवात द्वारा जो चक्रवात आया है इसमें कहीं भी कोई जान का खतरा यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है। और हाँ, ये जरूर है कि कुछ माल का खतरा हुआ है, कुछ हानि हुई है, लेकिन उसको जल्दी जो है रिपेयर किया जाने की कोशिश में है तमाम एजेंसियां। तो जीरो क्रैजुअलिटी है और इस लिहाज से ये एक अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं कि दाना का प्रभाव और कम होता हुआ आने वाले घंटों में नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश आपका और अभिषेक आपका, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आंचल कहें दाना का अर्थ भी उदारता है, तो कहीं ना कहीं चक्रवात दाना उदार रहा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी मजबूत होते भारत और जर्मनी के रिश्तों को लेकर। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। एक जमाना था हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ान भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान स्कीम हर छोटे शहर के बड़े बनने की ख्वाहिश की उड़ान है। हर छोटे बिजनेसमैन को बड़े शहरों तक अपना व्यापार फैलाने की उड़ान है। नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म और विकास की उड़ान है। आम नागरिक के हौसलों की उड़ान, विकसित भारत की नई उड़ान है। उड़ान के शानदार 8 साल। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और अब बात करते हैं भारत और जर्मनी के रिश्तों को लेकर, जहां आज 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, प्रतिभा की गतिशीलता के लिए अधिक अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए बातचीत करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा दोनों नेता जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
और आइए बात करते हैं भारत और जर्मनी के रिश्तों के बारे में, जिसकी जो नींव है वो आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। जर्मनी भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी है और साथ ही यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जर्मनी भारत की स्थायी सदस्यता का हमेशा समर्थन करता रहा। देखिए से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत और जर्मनी के बीच के रिश्ते साझा मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच 2000 से रणनीतिक साझेदारी है, जिसे सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अंतर सरकारी परामर्श के शुभारंभ के साथ और मजबूत किया गया है। दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेश और उच्च शिक्षा जैसे विभिन्न मोर्चों पर सहयोग है। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज फोकस ऑफ इंडिया को मंजूरी मिल गई है, जिसमें सभी ने भारत के साथ संबंधों को आगे ले जाने पर सहमति व्यक्त की। दरअसल फोकस ऑन इंडिया नामक ये दस्तावेज जर्मन सरकार द्वारा देश को समर्पित किया गया पहला दस्तावेज है। जर्मनी अगले साल भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा और फोकस ऑफ इंडिया को मंजूरी मिलना एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। 18वां एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 25 और 26 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। एपी के एक द्विवार्षीय सम्मेलन है और 1986 से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जर्मनी और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। जर्मनी 2023 और 24 में भी भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और 9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है। जर्मनी और भारत G4 के ढांचे के भीतर यूएनएससी विस्तार पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वहीं भारत जर्मनी में रोजगार पाने के इच्छुक छात्रों, प्रशिक्षुओं और श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने को उच्च प्राथमिकता देता है। पिछले 4 सालों में जर्मनी में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या 4 गुनी हो गई है। जर्मनी में लगभग 2.46 लाख भारतीय पेशेवर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, व्यवसायी, नर्स और छात्र के रूप में जर्मनी में रह रहे हैं। 2024 में भारत और जर्मनी भारत जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत मई 1974 में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग पर एक अंतर सरकारी समझौते के तहत हुई थी। भारत ने जर्मनी में प्रमुख विज्ञान परियोजनाओं में निवेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार भारत और जर्मनी के बीच रिश्ते गहरे और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं और आज की ये जो महत्वपूर्ण बैठक है, 7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक, वो अपने आप में भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों में एक नया अध्याय लिखती हुई नजर आएगी। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नई दिल्ली से विशाल बैरिस्टर जुड़ चुके हैं। विशाल का सीधा रुख करेंगे। विशाल, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत और जर्मनी के बीच गहरे रिश्ते होते जा रहे हैं, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज की यात्रा से पहले जर्मनी ने 2 भारत केंद्रित दस्तावेज प्रकाशित किए, जिसमें किस तरीके से भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर कहीं ना कहीं बात हुई। और साथ ही साथ जर्मनी कहीं ना कहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश करना चाहता है। ऐसे में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? सबसे पहले आपको भावना सुप्रभात। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो चांसलर का विजिट है वो इससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जर्मनी ने फोकस ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए हैं और वो इस बात को दर्शाता है कि जर्मनी भारत के साथ रिश्तों में कितना गंभीर है। और चांसलर की ये जो विजिट है वो ट्रेड, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगी। और चांसलर के साथ उनके 5 मंत्री भी इस विजिट में आए हैं। ये एक बाय एनुअल कॉन्फ्रेंस है और 2022 के बाद ये इस बार हो रही है। और ऐसे में जब भारत G20 का नेतृत्व करने के बाद अब ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है, ऐसे में जर्मनी का साथ और यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसकी परमानेंट सीट के लिए जर्मनी का सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो 3 दिवसीय यात्रा है जर्मन चांसलर की, वो हमारे आपसी रिश्तों को तो मजबूत करेगी, साथ ही डिफेंस कोऑपरेशन में एक अहम मुकाम हो सकता है दोनों देशों के बीच। भावना वही विशाल, तमाम अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो
एंजेला मर्केल के बाद ओलाफ शोल्स, ये अगर हम देखें तो रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते हुए नजर आए। और जिन क्षेत्रों का मैं आपसे जिक्र करूंगी, जिसमें हम अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, क्लीन ई एनर्जी है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर, स्पेस को लेकर, इन क्षेत्रों में किस तरह से एक विन विन सिचुएशन हो सकती है दोनों ही देशों के लिए। आचल बिल्कुल ठीक है आपने, अपने एंजेला मर्केल का उदाहरण दिया। एंजेला मर्केल के बाद ओलाफ शोल्स आ रहे हैं और भारत के साथ उनके रिश्ते मजबूत हैं। बतौर स्टेट्समैन भी वो भारत के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो आपने बात की ग्रीन एनर्जी की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। हम जानते हैं कि जर्मन ऑटो जो है वो काफी मशहूर रहा है पूरी दुनिया में, और स्टार्टअप्स को लेकर भी बातचीत होगी। जैसे कि मैंने बताया कि 5 मंत्री भी इस विजिट में साथ आ रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन रहेगा दोनों देशों के बीच में, क्योंकि 5 मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट के साथ जो वो आएंगे और इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही चांसलर ओलाफ शोल्स जो है वो गोवा भी जाएंगे, और गोवा में जर्मनी का फ्रिगेट और एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर है। तो डिफेंस कॉपरेशन को लेकर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट हो सकती है। ग्रीन एनर्जी पे भारत हमेशा जो है वो पहल करता रहा है, और खासतौर से यूरोपीय देशों, और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी भारत जो है वो वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहा है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, जिसके अंदर हमने बात की कि स्टूडेंट का वीजा, क्योंकि 4 गुना बढ़ गया है, स्टूडेंट जो है वो जर्मनी में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पर फोकस होगा, इंटर बायलैटरल ट्रेड पे होगा, ग्रीन एनर्जी पे होगा, और जो फोकस भारत डिफेंस कॉपरेशन पे रख रहा है, भारत सेल्फ रिलायंट होना चाहता है और भारत एक एक्सपोर्टर बन के उभर रहा है डिफेंस के सेक्टर के अंदर, उसके मद्देनजर ये जो विजिट है जर्मन चांसलर का 3 दिवसीय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल विशाल, तो कहीं ना कहीं दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक है, जहाँ जर्मनी 3रे नंबर पर है, वहीं भारत 5वें नंबर पर। ऐसे में दोनों के बीच की बैठक पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी। फिलहाल विशाल, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स भी लगातार आप आज डी न्यूज़ पर देखते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। उड़ान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी योजना, जिससे हवाई चप्पल पहनने वालों का भी हवाई जहाज का सपना हुआ पूरा। आज देश के हर राज्य में है एयरपोर्ट, एविएशन सेक्टर बन रहा है वर्ल्ड क्लास। इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए बेटे बड़े अस्पताल ले जा पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म के मौके बढ़े, लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सबकी तरक्की के रास्ते खुले। उड़ान लोकल इंस्पिरेशन की, उड़ान रीजनल इकोनॉमी की, उड़ान विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और इसी क्रम में आज कई दिग्गज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिनंदन भी होगा। सुबह फडणवीस नितिन गडकरी को मिलने उनके नागपुर आवास जाएंगे और भव्य रैली निकालकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पूर्वी नागपुर में कृष्णा खोपड़े और दक्षिणी नागपुर से मोहन मते भी आज पर्चा भरने वाले हैं।
जबकि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर ग्रामीण की कामठी विधानसभा सीट से और हिंगड़ा विधानसभा से समीर मेघे भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अब तक 153 उम्मीदवारों के 164 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मतदान एक ही चरण में 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से जुड़ी हुई, जहां उसने सभी 288 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। और इस बीच कांग्रेस ने कल 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पृथ्वीराज चौहान कराड़ साउथ चुनाव लड़ेंगे और वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को पार्टी ने साकोली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात संगमनेर से, विपक्ष के नेता विजय वेटिडीवार ब्रह्मपुरी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कांग्रेस ने अपने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी ने 85-85-85 का सीट फॉर्मूला तय किया है। वहीं अगर एनसीपी शरद पवार पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए 45 उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी की है। बारामती से इस बार पार्टी ने योगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतारा है। योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल इस्लामपुर से और अनिल देशमुख कोटाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। घनसावंगी से राजेश टोपे मैदान में होंगे। बालासाहब पाटिल को कराड़ उत्तर से उम्मीदवार बनाया गया। जितेंद्र आहवाड़ को मुंब्रा कलवा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ये जो सीटों का जो गणित है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उस पर असर डालता हुआ नजर आएगा। पृथ्वीराज चौहान कराड़ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, नाना पटोले साकोली, बालासाहब थोरात संगमनेर कांग्रेस की पहली लिस्ट। तो ये कांग्रेस के दिग्गज है जो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए। एनसीपी की जो पहली लिस्ट जारी की गई, उनके नाम भी आप देख सकते हैं। योगेंद्र पवार बारामती, जयंत पाटिल इस्लामपुर, अनिल देशमुख काटोल से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एनसीपी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे और बहुत बड़े राजनीतिक ज्ञानी माने जाते हैं जब हम शरद पवार की बात करते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन सबको उतारा गया है चुनावी मैदान में। तो कहीं ना कहीं चुनावों को और रोचक बनाया है शरद पवार के एनसीपी गुट ने, जहां योगेंद्र पवार को बारामती से इस बार उतारा है और योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रोमांचक मुकाबला होता हुआ नजर आएगा और ये मैच कहीं ना कहीं और इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आएगा, जहां जयंत पाटिल इस्लामपुर से, वहीं अनिल देशमुख को कोटाल से चुनावी मैदान में उतारा है। तो एनसीपी की 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और महाविकास आघाड़ी इस समय अपनी चुनावी रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ। वहीं अगर महायुति की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति के दलों के बीच 288 सीटों में से 278 सीटों पर सहमति बन गई है। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा, शिवसेना गुट और एनसीपी अजीत गुट ने 278 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। अब 10 सीटों पर सहमति बनना बाकी है। भाजपा आज अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। भाजपा ने अब तक 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने 45 और एनसीपी अजीत गुट ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। और अब तक महायुति के सदस्यों ने 182 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब भी 106 सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना बाकी है। महाराष्ट्र में नामांकन की अंतिम तारीख में केवल अब 4 दिन बचे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। और महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियों पर बात करने के लिए मुंबई से ही हमारे संवाददाता शिशिर श्रेला जुड़ गए हैं। शिशिर, अगर बात हम यहाँ पर करें एनसीपी की, जिसने अपने पत्ते नहीं खोले थे और अब अपनी पहली सूची जारी की है, उस लिहाज से जब हम राजनीतिक पंडितों की बात मानते हैं तो बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं शरद पवार। क्या लगता है इस बार जिस तरह से पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है, उसका असर साफ तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अब तक जो है महाविकास आघाड़ी ने जो उनकी पार्टियां हैं, उन्होंने अब तक अपनी पहली सूची जारी नहीं की थी। लेकिन कल शाम होते होते हमने देखा कि कांग्रेस भी हो या फिर एनसीपी शरद पवार पार्टी जो है, उन दोनों ने अपनी पहली सूची जारी की है। एनसीपी ने तकरीबन 45 जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज जब जयंत पाटिल जो एनसीपी शरद पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जब मुंबई आएंगे तो आज दूसरी सूची भी घोषित हो सकती है।
एनसीपी की। ये कल उन्होंने जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा था। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जो है वो घोषित कर दी है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो दूसरी सूची है वो कब तक इन सभी पार्टियों की आएगी। अब इस वक्त स्थिति देखें तो चाहे फिर महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो, इन दोनों अलायंस के जो पक्ष है उन सभी पार्टियों ने अपनी पहली सूची तो यहाँ पर अनाउंस कर दी, लेकिन दूसरी सूची कब आएगी सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार अगर देखा जाए तो नहीं चाहती कोई भी पार्टी की उनमें पार्टी से ज्यादा रेबेलियन हो, और इसीलिए कहीं ना कहीं आखिर वक्त तक जो है ये सूची डिले करने का प्रयास जो है पार्टी करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा रिबेलियंस अपनी पार्टी में कम हो, ये भी उसके पीछे के कारण बताया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब तक हम महायुति की बात करें तो महायुति में कल देवेंद्र फडणवीस ने बात स्पष्ट कर दी, तकरीबन 278 सीटों की बातचीत हो चुकी है। उसके बारे में जो है जो सीट बंटवारा है वो भी जल्दी आएगा। सिर्फ 10 सीटों को लेकर जो है अभी बातचीत होनी जारी है, जिसमें कुछ विदर्भ की सीट है, पुणे की एक सीट है, साथ ही साथ हम बात करें जो पश्चिमी विदर्भ है उसकी कुछ सीटें हैं। तो इन सीटों पर इस वक्त जो है महायुति में भी जो है चर्चा जारी है। खास तौर पर एनसीपी अजित पवार पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच में जो है कुछ सीटों पर इस वक्त चर्चा चल रही है, विचार मंथन चल रहा है किस प्रकार से इसका बंटवारा हो। इन सीटों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 के ऊपर ही हम कह सकते हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया कि 278 पे बात हो चुकी है, अब महज 10 सीटें बची है, उसका भी जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। वही अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की तो 158 सीटें तीनों पार्टी मिला के, मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी मिलाकर जो है 158 सीटें उन्होंने घोषित की है। 85-85-85 का फॉर्मूला जरूर है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें हैं, 10 से 12 सीटें हैं जिस पर जो है सहमति नहीं बन पाई है महायुति में भी। कल महायुति ने कहा था कि जो छोटे दल है साथ ही साथ उनके साथ जो आए हैं, बात करें सपा की और बाकी अन्य पार्टियों की, उनके साथ भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि उनके लिए भी 18 सीटें जो है वो महाविकास आघाड़ी ने छोड़ी है। तो ऐसे में इन 18 सीटों पर किस प्रकार से उम्मीदवार खड़े करेंगे, कौन उम्मीदवार होगी, इस पर भी चर्चा जो है जारी रहेगी। बिल्कुल शिशिर, तो महाराष्ट्र में चुनावी तापमान इस समय बढ़ता हुआ और देखना होगा कि इस आर्थिक राजधानी, जो देश की आर्थिक राजधानी, उसकी हुकूमत पर कौन राज करेगा, ये तो देखना होगा आने वाले वक्त में। हालांकि सीट फॉर्मूले को लेकर तमाम मंथन अभी भी चल रहा है और दूसरी सूची का सब इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल शिशिर, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आइए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी खबरों का दौर नया सवेरा में रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं झारखंड के चुनावी रण की, जिसको साधने के लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 43 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी से जुड़े तमाम बड़े चेहरे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से आज नामांकन दाखिल करेंगे। कई राष्ट्रीय नेताओं और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसमें झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। आज बीजेपी के 7 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बोरियो विधानसभा सीट के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। बड़कागांव प्रत्याशी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी और बोकारो प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे।
वहीं सिंदरी, धनबाद, सरायकेला और खरसावां विधानसभा के प्रत्याशी के नामांकन में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को 38 सीट पर होना है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को महाराष्ट्र के मतगणना के साथ की जाएगी। और कांग्रेस अपने पत्ते झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए धीरे धीरे खोल रही है, जिसके लिए 7 और सीटों पर अपने उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए। पार्टी ने हजारीबाग जिले से बरही सीट की अगर बात करें तो मौजूदा विधायक उमा शंकर अकेला का टिकट काटकर उनकी जगह अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हेमंत सोरेन सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जगह उनकी पत्नी निशत आलम को पाकुड़ से उम्मीदवार बनाया गया है। और झारखंड विधानसभा की तमाम अपडेट्स के साथ रांची से ही हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़ गए हैं। दिवाकर, सवाल ये कि दोनों पार्टियां, यानी अगर मुख्य पार्टियों की बात की जाए कांग्रेस और साथ ही साथ बीजेपी, जहां पर उन्होंने कई पार्टियों के साथ समर्थन में अपनी सीटों को यहां पर जारी किया कि भाई ये हमारी उम्मीदवारों की सूची है। सवाल यहां पर ये है कि क्या मास्टर स्ट्रोक अपनाया जा रहा है? क्या पुराने विधायकों का टिकट काटकर नए को देना, नए चेहरों को उतारना, या पुरानों पर विश्वास जताना, जिससे कि ज्यादा बहुमत के साथ जो पार्टी सत्ता पर काबिज होना चाहती है झारखंड में? देखिए, निश्चित तौर पर थोड़ा सा फटाफट अंदाज में आपको बता दें कि किस तरीके से कल जो एक मेगा, हम कह सकते हैं कि नामांकन का दौर रहा। पहले फेज के लिए अब तक 433 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, उसमें से 283 नामांकन कल हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मेगा डे रहा। और वैसे ही दूसरे चरण के लिए भी चूंकि नामांकन का दौर चल रहा है, तो उसमें भी कल जो हम कह सकते हैं 50 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। तो कल करीब करीब 350 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। अब हम बात करते हैं कि चूंकि आज पहले चरण के लिए नामजदगी का पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है, जो 43 सीट आते हैं, तो आज भी आखिरी दिन जो हम कह सकते हैं कि मेगा नामांकन का दौर हो सकता है। लेकिन जो आजकल आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो इंडी गठबंधन का कुनवा है वो एक तरीके से झारखंड में बिखरता हुआ दिख रहा है। एक के बाद एक सीट पर परिवर्तन भी नाम का हो रहा है। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने कैंडिडेट बदल दिए, कांग्रेस ने भी कैंडिडेट बदल दिए, लेकिन जो विश्रामपुर की सीट है वहां पर आरजेडी ने भी कैंडिडेट उतार दिया है, कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतार दिया है, और कांग्रेस के कैंडिडेट ने तो कल नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। तो और माले अभी भी नाराज है। तो इंडी गठबंधन का जो कुनवा है वो अभी भी बिखरता हुआ दिख रहा है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गठबंधन में अब दरार की स्थिति कमोबेश खुलकर सामने आ गई है कि एक एक जगह पर, कई जगहों पर अगर फ्रेंडली फाइट की ये लोग बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर क्योंकि अब राज धनबाद में माले ने उतार दिया है कैंडिडेट, झामुमो भी कैंडिडेट उतारने जा रही है, तो ये जो इंडी गठबंधन का कुनवा है वो बिखरता हुआ दिख रहा है, दरार की स्थिति है। ऐसे में एक एक पल एक एक कैंडिडेट का नाम अनाउंस, कल कांग्रेस ने अपने 7 कैंडिडेट की सूची जारी की, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 कैंडिडेट की सूची जारी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सोच समझ के प्लानिंग करने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद जो दरार की स्थिति है वो खुलकर सामने आ गई है। तो इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं दिवाकर दरार देखी जा रही है, अंतर्कलह देखी जा रही है, और इसका असर चुनावों पर भी, चुनाव प्रक्रिया पर भी देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में मेगा डे आज भी रहने वाला है, कई बड़े नामांकन आज भी होने वाले हैं। दिवाकर, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो इन चुनावी अपडेट्स के बाद अब आइए बात करते हैं दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली की अगर बात की जाए तो सुबह से ही धुंध की चादर यहां बिखरी हुई दिखाई दी और शहर की वायु गुणवत्ता गिरकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। इंडिया गेट, आनंद विहार, नेहरू प्लेस और आईटीओ के साथ कई जगहों पर स्मॉग की परत देखी गई। इससे बचाव को लेकर सड़कों पर पानी का छिड़काव सहित कई दूसरे उपाय किए जा रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में ज्वलन महसूस हो रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाए गए जो तमाम कदम हैं उस पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का कहर साफ तौर पर नजर आता हुआ, और वहीं जो इसका स्तर है वो दिन प्रतिदिन खराब ही होता जा रहा है। और इस बीच फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और अन्य प्रदूषित तत्वों की वजह से यमुना का पानी काफ़ी प्रदूषित हो गया, जिसकी वजह से कालिंदी कुंज में बह रही यमुना की नदी पर जो उसकी सतह है उस पर सफ़ेद झाग देखा जा रहा है, जो बेहद नुकसानदायक। और आने वाला अब जो महीना है उसमें छठ पूजा है, जहां लोग जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर अर्घ देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यमुना की हालत इस वक्त बेहद
चिंताजनक स्थिति में नजर आ रही है। तो फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन यमुना नदी में जहर घोल रहे हैं और इसी जहर का असर दिख रहा है कि यमुना नदी पे एक सफ़ेद परत, बर्फनुमा परत है जो दिख रही है और कहा जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से कि इसका स्पर्श भी कहीं ना कहीं जहरीला हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जब यमुना नदी में लोग डुबकी लगाने आते हैं और ऐसे में जब इस तरीके की फोम का स्पर्श भी जहरीला हो, ऐसे में क्या अर्घ दिया जाएगा। दिल्ली से अजीत द्विवेदी जुड़ गए हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। अजीत का रुख करेंगे सीधा। अजीत, अगर सीपीसीबी के लगातार आंकड़े आते रहते हैं, अगर आज के आंकड़ों की बात की जाए तो AQI लेवल दिल्ली के कई क्षेत्रों में कितना रह रहा है, और क्योंकि ग्रैप 2 लागू हो चुका है तो जिस तरीके से अब AQI 500 के करीब भी पहुंचने की कगार पर है, क्या ये देखा जाए कि ग्रैप 3 भी जल्दी लागू हो जाएगा? और ऐसे में जब प्रदूषण को लेकर एक कल मीटिंग भी हुई है, क्या नतीजे आते सामने आ रहे हैं? लेकिन नतीजा अभी कुछ भी सामने नहीं आया है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की जो हवा है वो लगातार जहरीली होती जा रही है, उसके कारण लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, हवा चलने के कारण आज थोड़ा सा AQI जो है वो थोड़ा कम हुआ है दिल्ली की बात करें, लेकिन अनेक ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है अभी भी जो है वो 300 से 400 के बीच में बना हुआ है, यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में जो है फिलहाल दिल्ली की हवा जो है वो बनी हुई है। और इसको लेकर आगे भी जो है ऐसा अनुमान है कि आगे भी ये स्थिति बनी रहेगी, जिस कारण से लोगों को खासा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने एक बैठक की कल, और साथ ही जो मुख्यमंत्री दिल्ली की उनको वो बैठक में शामिल थी, गोपाल राय जो थे वो शामिल थे, और उसमें जो समीक्षा तमाम जो प्रदूषण की समस्या हो रही है उसको लेकर समीक्षा की गई। देखिए, अभी ग्राउंड पे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कल बैठकों का दौर तो हर साल चलता है, लेकिन ये जो है प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, इस कारण से देखिए दिल्ली में लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पे अभी हम जब यहाँ पर आए इंडिया गेट में, तो सुबह जो यहाँ पर वॉक करने आते हैं, साइकिलिंग करने आते हैं, उन लोगों से हमने बात की तो वो लोग खासे परेशान थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से पिछले वो लगातार तो अजीत कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली दम घोटू लगातार होती जा रही है, बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। आखिर में दिल्ली वासी बहुत परेशान हैं। अजीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बैठकों का दौर यथार्थ के धरातल से टकराता नजर नहीं आता और नतीजा सिफर। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है आपके लिए। जुड़े रहिए DG न्यूज के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। संध्या हाजिर है हमारे साथ स्टूडियो में। संध्या, ओवर टू यू। आंचल अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं अमन से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अमन के साथ ही प्रकाशित किया और लिखा है कि डेपसांग और डेमचौक से सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ 2 सप्ताह में पीछे हटने की ये प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। ये प्रक्रिया, इसे हिंदुस्तान अखबार ने आज पहले पेज पर प्रकाशित किया। जनसत्ता अखबार ने आज पहले पेज पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से जुड़ी हुई खबर को प्रकाशित किया। अन्य अखबारों में भी ये खबर है। दरअसल ब्रिक्स बैठक में चीन को लेकर डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि सहमति बनने पर ईमानदारी से पालन करना चाहिए। तो इस खबर को आज देखा गया है सभी अखबारों में। एक और खबर की बात करें जो है भारत जर्मनी रक्षा से जुड़ी हुई खबर। जी हां, भारत जर्मनी को लेकर के रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में साझेदारी किस तरह से बढ़ सकती है, उसको लेकर के हिंदुस्तान अखबार ने आज अपना देश पे यह खबर प्रकाशित की और साथ ही बताया है कि किस तरह से दोनों देश बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। और यह भी लिखा है कि विश्व युद्ध के बाद, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ सबसे पहले कूटनीतिक साझेदारी शुरू की थी भारत और जर्मनी के बीच। अन्य साझेदारी के ये क्या कुछ मायने होंगे और बैठक से क्या कुछ उम्मीदें हैं, उसको
लेकर के भी आज अलग अलग बिंदुओं के साथ ये खबर अखबारों में है। देश विदेश पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने यह एक खबर प्रकाशित की है जिसमें कनाडा से जो भारत बुलाए गए भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने जो कुछ कहा है वो आज अन्य अखबारों में भी एक खबर है। लिखा है कि भारत की पीठ में कनाडा ने किस तरह से छुरा घोंपने का काम किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक लाभ के लिए खालिस्तानियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अन्य क्या कुछ उन्होंने प्रमुख बातें कही है वो आज अखबारों में प्रकाशित है। आफत के साथ हिंदुस्तान अखबार ने पहले पेज पर एक और खबर ली है जिसमें बताया है कि 83 और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर कई हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, जांच में सख्ती बढ़ा दी गई है और आपको बता दें कि इसको लेकर के लगभग 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक एयरलाइंस को हो चुका है और इसको लेकर के भारत सरकार भी लगातार सक्रिय है। और कल भी हमने एक खबर में आपको बताया था कि किस तरह से उन्होंने ट्विटर को लेकर के एक्स पर जिस तरह से जानकारी साझा की जा रही है उसको लेकर के कड़ा रुख अपनाया था। एक और खबर की बात करते हैं, ये है पीएससी की बैठक से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, संसद की लोक लेखा समिति की जो कल बैठक हुई थी वो बैठक में सेबी प्रमुख नहीं पहुंची और जिसकी वजह से वेणुगोपाल जो इसके प्रमुख हैं इस समिति के, इस कमेटी के, उन्होंने बैठक को निरस्त कर दिया और उसको लेकर के लोकसभा अध्यक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद सदस्य हैं उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। चलते चलते एक और खबर की बात करते हैं, ये है एक अध्ययन से जुड़ी हुई खबर जिसे जनसत्ता अखबार ने लिया है और लिखा है कि धूम्रपान मुक्त भारत चाहते हैं 93% लोग। जी हाँ, लोगों की ये मंशा है कि धूम्रपान मुक्त भारत होना चाहिए। एक ये अध्ययन किया गया है जिसमें 65,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। उसको लेकर के आज जनसत्ता अखबार ने एक खबर अध्ययन कॉलम में प्रकाशित की है। में प्रकाशित अखबारों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चाहते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मनाए जाने वाले हल्दी महोत्सव के साथ। बिल्कुल, आप इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए, वीकेंड को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट